दोस्तों, दिन में 2 वक्त की रोटी खाना सबके लिए अधिकार की बात है, लग्जरी की बात नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 80 करोड़ से ज्यादा लोग दुनिया भर में 2 वक्त की रोटी नहीं नसीब कर पा रहे हैं। अब यह भी एक अजीब इत्तेफाक की बात देखिए कि बहुत सारे लोग अमीर हैं जिनके पास बहुत पैसा है, लेकिन उनकी डाइट्स और तरह की हैं। हम देखते हैं शहरों में बच्चे जिनके पेरेंट्स बहुत रिच होते हैं तो वो रोज जोमेटो करते हैं, स्विगी करते हैं, जंक फूड, फास्ट फूड कल्चर पे डिपेंडेंट हैं। और वहां हम अगर गांव में देखें, मजदूरों को देखें, उनके बच्चे, उनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है। क्यों इसके बारे में बात कर रहा हूं दोस्तों? क्योंकि ये लीड आर्टिकल हमारा रहेगा यहां पे, बिकॉज कल यानी कि येस्टरडे 16 अक्टूबर को था वर्ल्ड फूड डे। और अभी रिसेंटली हमारी रैंकिंग्स फिर से हमारे सामने ग्लोबल हंगर इंडेक्स में रिलीज करी गई है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा रैंक इस साल 107 नंबर पे है, पिछले साल 101 नंबर पे था। अब हमारी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इस रैंक को रिजेक्ट करा है, कहा है कि बहुत बेबुनियाद है कि किस बेसिस पे आप हमको 107 नंबर पे रख रहे हैं। क्या हम बांग्लादेश से, श्रीलंका से भी बहुत ज्यादा पीछे हैं? लेकिन दोस्तों, काफी सारी ऐसी बातें जो चिंताजनक हैं जो कि हमारे सामने आई हैं वर्ल्ड फूड डे पे, उसकी हम डिस्कशन करेंगे। और एक बहुत अहम बात है डिस्कशन करने वाली, वो है कि जहां पे हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को 2 वक्त की रोटी प्रोवाइड कर सकें, लेकिन कितनी ज्यादा कोशिश है कि वो खाना पौष्टिक हो, न्यूट्रिशियस फूड की यहां पे बात करेंगे। तो दोस्तों, आप सबका आज की डिस्कशन और एनालिसिस के वीडियो में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज है मंडे 17 अक्टूबर, और जैसे कि आप अभी जान ही गए होंगे कि ये 2 आर्टिकल्स जो हैं, जो हम डिस्कस करेंगे, मैल न्यूट्रिशन और हंगर से रिलेटेड हैं। दोनों ही हिंदू में आए हैं। फूड डे का थीम है लीव नो वन बिहाइंड, एंड वी विल अंडरस्टैंड द ग्लोबल हंगर इंडेक्स एज वेल। एंड देन दोस्तों, हम बात करेंगे बैंकिंग और एक्सटर्नल इकोनॉमी से रिलेटेड। GS3 का टॉपिक बनता है बैंक बेल आउट। तो यहां पे हम बात करेंगे कि बैंक्स का क्या रोल रहता है हमारी इकोनॉमी में। क्वेश्चन ऑफ द डे विल बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। नाउ, टू बिगिन द इंट्रोडक्शन, टू बिगिन द डिस्कशन, फूड डे एज अ रिमाइंडर टू लीव नो वन बिहाइंड। देखिए दोस्तों, ग्लोबली देखिए, अगर हम बात करें महामारी के चलते पिछले 2 सालों में, अब चाहे आज के टाइम पे हम बहुत महंगाई से सामना कर रहे हैं, आज के टाइम पे लड़ाई है, रशिया यूक्रेन की वॉर है, उसके चलते भी सप्लाई साइड इश्यूज आ रहे हैं। फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी कंसर्न्स दुनिया भर में 8 बिलियन लोगों को पिछले 2 साल से काफी गंभीर रूप से रहे हैं। आंकड़े देखिए, आपके सामने आंकड़े क्या बताते हैं। 828 मिलियन, यानी कि लगभग 83 करोड़ पीपल, 83 करोड़ पीपल ऑफ 800 करोड़ पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड, दे डू नॉट हैव इनफ टू ईट। 5 करोड़ लोग, 5 करोड़ लोग जो हैं वो सिवियर हंगर का, दे आर फेसिंग सिवियर हंगर। अब यहां पे दोस्तों, क्या आप जानते हैं, एक रिपोर्ट रिलीज करी गई थी, हंगर हॉटस्पॉट्स आउटलुक। अब ये जो रिपोर्ट है कौन रिलीज करता है? आपको ये पता हो कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज करी जाती है, जो कि एक UN की एजेंसी है, और द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो ये रिपोर्ट, ये 2 एजेंसीज रिलीज करते हैं। रिपोर्ट्स कौन रिलीज करता है, ये क्वेश्चन अक्सर हम प्रीलिम्स में देख लेते हैं, तो हमको ये बात पता हो। इसके चलते रिपोर्ट में ये बात बताई गई है कि जो हंगर की प्रॉब्लम है वो आने वाले कुछ सालों में और ज्यादा एस्केलेट होने वाली है। इनफैक्ट 20 करोड़ से ज्यादा लोग हैं अक्रॉस 45 कंट्रीज, उनको इमरजेंसी फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी फॉर दी फूड, फॉर देयर ओन सर्वाइवल। यानी कि इट्स अ मैटर ऑफ द सर्वाइवल, लाइफ एंड डेथ की बात हो चुकी है। इस साल का जो वर्ल्ड फूड डे, यानी कि जो कल येस्टरडे बनाया गया था, ये एक रिमाइंडर है हमारे लिए कि कैसे हम जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल, सबसे ज्यादा जो गरीब लोग हैं विद इन आवर कम्युनिटीज, कैसे हम उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं और कैसे हम उनको इजिली प्रोवाइड कर सकते हैं सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड। दोस्तों, यहाँ पे न्यूट्रिशियस फूड को हाईलाइट करिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो यहाँ पे डिस्कस करी जा रही है। नॉट ओनली फूड बट न्यूट्रिशियस फूड। देखिए, हम बहुत, अगर हम 1960 से लेके आज की बात करें, सो वी हैव डेफिनेटली कम अ लॉन्ग वे। द चैलेंज फॉर अस इज नॉट फूड प्रोडक्शन। इनफैक्ट वी हैव आर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जो हमारे गोडाउन्स हैं, दे आर ओवरवेल्म्ड एंड ओवरफ्लोइंग विद फूड, whether it's wheat, whether it's rice. Of course, इस साल डेफिनेटली अगर हम राबी हार्वेस्ट सीजन की बात करें तो इस साल थोड़ा गर्मी जल्दी आ गई थी हीट वेव के कारण। जो हमारा वीट का हार्वेस्ट है ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ था, ज़्यादा बम्पर फूड प्रोडक्शन हमने नहीं किया था। एंड नाउ विद द खारिफ हार्वेस्ट सीजन गोइंग, बिकॉज अभी अनसीजनल रेनफॉल हुई है, ठीक है, टाइमली रेन जिसको हम कहते हैं कि भी एकदम से बहुत सारी बारिशें होनी शुरू हो गई थी उसके चलते, और वो भी उस वक्त जब खारिफ का हार्वेस्टिंग टाइम होता है, तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट हमारे खारिफ के प्रोडक्शन पे भी होगा। लेकिन ऐसी सिचुएशन नहीं है कि भाई हमको अब अमीर देशों से अनाज मंगाना पड़ता है।
कंसर्न वाली बात यहां पे क्या है? कंसर्न वाली बात है क्लाइमेट शॉक्स की। क्लाइमेट चेंज के चलते, ग्लोबल वार्मिंग के चलते हमारा जो पैटर्न है व्हीट और राइस प्रोडक्शन का वो वेरी कर रहा है। तो देयरफॉर बहुत जरूरी बात है कि जहां पे हम अब इसको इस बात की तो आदत डालनी ही पड़ेगी, क्लाइमेट चेंज तो एक रियलिटी है, सो वी हैव टू अडैप्ट विद दिस रियलिटी। सो क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर की भी यहां पे बात आ जाती है। नाउ व्हाट इज द पाथ अहेड? यहां पे रिपोर्ट ये बताती है दैट आने वाले 7 सालों में हमारी पॉपुलेशन, डेफिनेटली बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, वी विल बी द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री अक्रॉस द वर्ल्ड। तो एग्रीकल्चर फूड सिस्टम्स को भी इवॉल्व होना टाइम के साथ बहुत जरूरी है। इसके लिए ना एग्रीकल्चर फूड सिस्टम्स को इवॉल्व करने के लिए टेक्नोलॉजी और इनोवेशन दोनों का ही बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट भूमिका रहती है। देखिए इजराइल को देखिए, तो है तो रेगिस्तान है ना, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ, इनोवेशन के साथ कितने अच्छे उनके पास एग्रीकल्चर फूड सिस्टम्स हैं। इनफैक्ट ये एक बात आती भी है जब हम I2U2 की बात करते हैं। अब देखिए जब हम कोई टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं तो हमको डायमेंशंस खोल के डिस्कस करना चाहिए। अब जैसे अब ये थोड़ा डायमेंशन IR का आ जाता है कि जब I2U2 की बात होती है तो आई रिमेंबर हमने ये भी डिस्कस किया था कि कैसे हम एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज की बात करें, ड्रिप इरिगेशन हो या एग्रीकल्चर फूड सिस्टम्स हो, कैसे टेक्नोलॉजी का जो हम एक्सचेंज है इसराइल से कर सकते हैं। तो सोचने वाली बात है कि क्या आने वाले समय में हम अपनी जो खेती बाड़ी है, क्या उसको हम सब्सिस्टेंस बेस्ड फार्मिंग पे ही करना चाहेंगे? क्या इनपुट इंटेंसिव एग्रीकल्चर ही हम फॉलो करना चाहेंगे, या हम कोशिश करेंगे कि अपने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को और सब्सटैंशियल कर सकें और असरदार कर सकें और इंक्लूसिव कर सकें, जिससे जो हमारी रूरल इकोनॉमी है उसको भी प्रॉफिट हो, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़े और हम न्यूट्रिशियस फूड सिस्टम्स एस्टैब्लिश कर सकें। व्हीट एंड राइस आपको पूरी न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करते हैं। बात फिर से मैं बात रिपीट करूंगा, थीम क्या है? लीव नो वन बिहाइंड। आपको ये याद रहे, लो हैंगिंग फ्रूट होता है इस तरह के क्वेश्चन जब हमको प्री में आते हैं कि भाई बताइए इस साल की क्या थीम थी, तो हमको फिर बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हमने वो चीज़ पढ़ी नहीं होती है। और ये इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं, जो ईजी लो हैंगिंग फ्रूट की जो मैं बात करता हूँ, कुछ दिन पहले मैंने IR के प्रीमिक्स में भी ये बात करी थी, ये आप एलिमिनेशन के जरिए नहीं निकाल सकते हैं। प्लीज इसको याद रखिए, लीव नो वन बिहाइंड। तो ये एक मौका है, एक बहुत सुनहरा अवसर है हमारे लिए, इनफैक्ट द मोस्ट अर्जेंट वन इन रीसेंट हिस्ट्री। तो हम इतनी पास्ट में 1960s में क्यों जाएं? अब हम 21वीं सदी की बात कर रहे हैं, जहां पे ये मौका केवल भारत के पास नहीं बट और भी डेवलपिंग देशों के पास और भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के पास है कि फूड सिक्योरिटी नेट्स को वो स्ट्रेंथन कर सकें। खाने वाले लोग आने वाले समय में बढ़ने वाले हैं, लेकिन क्या इतना अनाज होगा उन लोगों को देने के लिए? ठीक है, ये सोचने वाली बात है कि हो सकता है कि हम आगे जाके बहुत विकसित भी हों, बहुत पैसा भी हो, 2030 तक तो हम वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होंगे, लेकिन उसके बावजूद क्या हम अपनी पॉपुलेशन को खाना दे पाएंगे डिस्पाइट हमारे पास पैसे भी हैं? तो जरूरी है कि हम अगेन, आई रीटरेट दिस थिंग वंस अगेन, कि हम एक्सेस करा सकें जो एसेंशियल न्यूट्रिशन है एक सेफ और रिलायबल तरीके से, खास करके जो वल्नरेबल कम्युनिटीज हैं, जो आदिवासी कम्युनिटीज हैं या जो डिसएडवांटेजेस कम्युनिटीज हैं। फिर से रिपीट करूंगा कि हम सिर्फ व्हीट और राइस के बलबूते पे न्यूट्रिशियस फूड नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहां पे बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट भूमिका आती है सरकार की, गवर्नमेंट इंटरवेंशन की। ठीक है, अब चाहे वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था 2008 से 2012 के बीच में, देखिए अभी ना ग्लोबल इकोनॉमी में कोई भी क्राइसिस हो, मैं बार बार कहता भी रहता हूं, आपने काफी बार मुझसे सुना भी होगा कि ना हम इतनी जल्दी डीकपल नहीं कर सकते हैं। अगर आज कहीं लड़ाई चल रही है, सीरिया में हो, यूक्रेन में हो, तो उसका इंपैक्ट चाहे तेल के दाम में हो, चाहे एग्रीकल्चर कमोडिटीज के दाम पे, पूरे विश्व भर में पड़ेगा। तो सरकार को इंटरवीन करना बहुत जरूरी है। मुझे याद है कुछ दिन पहले मैंने एक आर्टिकल डिस्कस किया था, अगेन आर्टिकल में लोगों के व्यूज होते हैं और हम लोगों के व्यूज आपके सामने रखते हैं। मैंने एक बात डिस्कस करी थी कि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है उसको अब एक्सटेंड करा गया है, थोड़ा दिसंबर तक एक्सटेंड करा गया है, जिसके चलते आई थिंक 44-45,000 करोड़ का एडिशनल एलोकेशन होगा। तो क्रिटिसिज्म आया था कि भाई ये क्यों हो रहा है, इतना ज़्यादा इतना एक्सेसिव फंड्स हम क्यों दे रहे हैं, स्कीम को क्यों एक्सटेंड कर रहे हैं। लेकिन फिर यहाँ पे एक और पहलू आ जाता ना सोचने वाला कि भाई लोग अभी भी वल्नरेबल हैं, अगर सरकार नहीं सहायता करेगा तो और कौन सहायता करेगा, है ना। तो अगेन फॉर्चुनेटली जो वल्नरेबल और मार्जिनलाइज फैमिलीज हैं उनको बहुत बेनिफिट मिला है हमारे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से। नाउ हैविंग सेड दैट, यू माइट से कि सर पीडीएस में बहुत लीकेजेस भी हैं। डेफिनेटली हम डिजिटाइजेशन की भी अगर बात करें तो इफेक्टिवली डिजिटाइजेशन को यहाँ पे इंक्लूड करके पीडीएस को इफेक्टिव बनाया जा सकता है। नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस क्वाइट अ लॉट इन द पास्ट एज वेल, बट नेवरदलेस एटलीस्ट कुछ लोगों को फायदा तो पहुंचा है सरकार के इंटरवेंशन का। क्या आप जानते हैं, आईएमएफ की एक रिपोर्ट बताती है, आईएमएफ का पेपर, एक यहाँ पे आप इसको कोट भी कर सकते हैं अगर आपने इस थीम से ओरिएंटेड कोई क्वेश्चन लिखना, उसका आंसर लिखना हो। एक आईएमएफ का पेपर था
जिसका टाइटल है पैंडेमिक, पॉवर्टी और इनइक्वालिटी। उनका ये कहना है कि ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है ना, जिसको अब थोड़ा क्रिटिसाइज भी हमने किया था कुछ दिन पहले कि इसको क्यों एक्सटेंड किया है दिसंबर 2022 तक, इसके चलते जो बहुत ही एक्सट्रीम पॉवर्टी वाले लोग हैं, जो कि बहुत एक्सट्रीम पॉवर्टी में रहते हैं, now that again is a different debate, that how much percentage of India's population is extremely poor, because 10-11 years back it was 22%, now World Bank report says it's 12%, but nevertheless अगर हम यहाँ पे IMF की रिपोर्ट की बात बोले तो एक्सट्रीम पॉवर्टी यानी कि एक्सट्रीम पॉवर्टी जो कि बहुत ही गरीब लोग हैं, that maintained below 1% in 2020 because of this scheme। तो अगर हम गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात करें तो फ्रॉम टाइम टू टाइम, जैसे 2013 में, अगेन मैं आपको फिर से रिपीट करूंगा कि इन सब को लेके हमने क्रिटिसिज्म भी करा है कि यहाँ पे बहुत क्रिटिसाइज करा गया है। इकोनॉमिस्ट देखिए, अब इकोनॉमिस्ट की अपनी आइडियोलॉजी होती है। कुछ इकोनॉमिस्ट का ये कहना है, जैसे अशोक गुलाटी के काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स आते हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं, इंडियन एक्सप्रेस में आते हैं, आज भी उनका एक आर्टिकल आया था, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगा डिस्कस करने वाला, लेकिन नेवरदलेस जैसे कि वो ये से बात करते हैं कि भी इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं कि भी वाकई सोचने वाली बात है कि क्या 66% ऑफ आवर पॉपुलेशन क्या वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, क्या उनको फ्री में हम राशन बांटें। लेकिन सरकार की इंटरवेंशन की बहुत ज़रूरत है, आने वाले टाइम में और ज़्यादा ज़रूरत रहेगी अगर हम एक्सेसिबिलिटी एक सेफ और रिलायबल तरीके से लोगों को पहुंचा सकते हैं न्यूट्रिशियस फूड की। देन आपका पीएम पोषण स्कीम आ जाता है, इसको पहले मिड डे मील स्कीम कहते थे, एंड देन ऑफ कोर्स ICDS यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। नाउ जब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की बात आती है, देखिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और न्यूट्रिशन दोनों का एक लिंक समझना बहुत जरूरी है। फोकस हमारा प्रोडक्शन पे, तो चलो अब इतना प्रोडक्शन के मामले में तो हमने काफी अच्छा एक स्कोर अचीव कर लिया है, लेकिन अब हमारा फोकस क्या है कि जितना हम अनाज प्रोड्यूस कर रहे हैं वो न्यूट्रिशियस भी हो। लेकिन ये दोनों चीजें इंपैक्टेड केवल क्लाइमेट चेंज के साथ नहीं होती है। क्लाइमेट चेंज, अब हम कहते हैं कि क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर हम फॉलो करें, अब ये भी कहा जाता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर इटसेल्फ कंट्रीब्यूट्स अराउंड अबाउट 28 to 30% of the global greenhouse gas emissions. Now that is one thing, but we have to understand कि nutrition और agriculture production get impacted by climate change, और agriculture production practices के कारण climate change पे भी impact होता है, लेकिन ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा linked हैं environmental sustainability से भी। Because again, थोड़ा अगर अभी हम पीछे जाएं तो अभी हमने एक बात डिस्कस करी थी कि इनपुट इंटेंसिव एग्रीकल्चर जो है उसको हमको थोड़ा बंद करना पड़ेगा। अब इनपुट इंटेंसिव एग्रीकल्चर में ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना या ज़्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल करना, ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना, उससे देखिए अब एक तो सॉइल की डिग्रेडेशन होती है, ठीक है, सॉइल क्वालिटी डिग्रेड होती है, और साथ में जो न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट है ऑफ द क्रॉप वो भी डिक्लाइन करता है। तो ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे मिलेट्स की हम बात करेंगे। मिलेट्स यानी कि बाजरा बहुत न्यूट्रिशियस है। इनफैक्ट अगर आपकी फैमिली में कोई डायबिटीज़ से अगर सफ़र कर रहा है, अगर आपके कोई नोन है, आपके कोई दोस्त हो, आपके नोन हो जो डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हो, तो बाजरे की जो रोटी होती है काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी अच्छा सजेशन दिया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा भी। बात यह आती है कि बाजरा यानी कि मिलेट्स न्यूट्रिशियस है एज़ कम्पेयर टू योर व्हीट एंड राइस, और ज़्यादा इनपुट इंटेंसिव भी नहीं है, ज़्यादा वाटर इंटेंसिव भी नहीं है, रेन डिपेंडेंट है, क्लाइमेट स्मार्ट क्रॉप है। सबसे अच्छी बात ये है बिकॉज वाटर इंटेंसिव नहीं है, ठीक है, लेस मेंटेनेंस वाला क्रॉप है, लेस एक्सट्रैक्टिव फॉर द सॉइल है। और इंडिया ने इनफैक्ट ऐसे कुछ इनिशिएटिव्स लीड करे हैं ग्लोबल स्टेज में जहां पे हम कंजर्वेशन ऑन मिलेट की बात कर रहे हैं। इनफैक्ट अभी 2023 को हमने डिक्लेयर करा है एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। हमने ये रेजोल्यूशन UNGA में प्रपोज किया था। अब एडवांटेजेस की बात करें मिलेट कंजर्वेशन की, तो देखिए तो फूड सिक्योरिटी के एस्पेक्ट को हम एड्रेस कर सकते हैं। दूसरी बात है न्यूट्रिशन इंप्रूव होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की, बिकॉज ये अलाइन करता है हमारे SDG गोल्स के साथ, SDG 2 जो कि बात करता है जीरो हंगर बाय 2030, एलिमिनेटिंग हंगर बाय 2030। और मिलेट प्रोडक्शन से जो वातावरण है, जो बायोडाइवर्सिटी है, अगर हम फ्लोरा फौना की बात करें, उसको भी एनहांसमेंट देखने को मिलता है। और डेफिनेटली जो स्मॉल होल्डर्स फार्मर्स हैं, जो कि 85 to 86% ऑफ आर इंडियन फार्मर्स, वो स्मॉल लैंड होल्डिंग वाले फार्मर्स हैं जिनके पास 2-3 हेक्टेयर से भी कम की जमीन है, उनके लिए बहुत फायदेमंद है बाजरे की खेती करना। प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है और साथ के साथ रूरल वुमेन के लिए और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ती है, उनकी इनकम्स भी इनहांस होती हैं। तो यहां पे बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। तो जो चीज इंपॉर्टेंट होगी आपको मैं बता दूंगा। बात करेंगे तेजस्विनी प्रोग्राम के बारे। तेजस्विनी प्रोग्राम तो यूएन की ना एक एजेंसी है, यूएन की एजेंसी है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, IFAD। तो उसका एक तेजस्विनी प्रोग्राम था मध्य प्रदेश की सरकार के साथ, और यहां पे ये दिखाया गया कि मिलेट्स को ग्रो करना मेंट अ नियरली 10 टाइम्स इंक्रीज इन द इनकम, यानी कि 1800 पर मंथ इन 2013-14 टू लगभग 16,277 इन 2020-21।
ठीक है, तो यानी कि ये आपको याद रखना है कि IFAD के द्वारा ये प्रोग्राम लॉन्च करा गया था मध्य प्रदेश की सरकार के साथ, और इसके चलते फूड सिक्योरिटी की इशू को भी एड्रेस किया गया था और फार्मर्स की इनकम में 10 गुना ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली थी बाय कल्टिवेटिंग मिलेट्स। एक बात आपको और याद रहे, ज्योग्राफी में भी पढ़ते रहते हैं कि ये जो है ज्यादा वाटर इंटेंसिव क्रॉप नहीं है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, इजिली बारिश के पानी से रेन फेड क्रॉप है, तो यहाँ पे आपको ज्यादा इरिगेशन फैसिलिटीज भी इसके लिए नहीं डेवलप करने की जरूरत। IFAD की बात करें, थोड़ा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे कोई पूछे तो आपको ये पता हो कि IFAD जो है ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि पॉवर्टी इरेडिकेशन के फील्ड में काम कर रहा है, खास करके जो डेवलपिंग देश है, सेकेंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के रूरल एरियाज में। ये एक UN की स्पेशल एजेंसी है जिसको 1977 में क्रिएट किया गया था। आई थिंक इसके 177 मेंबर्स हैं और ये ग्रांट्स और लोन्स प्रोवाइड करता है कम ब्याज पे, खास करके रूरल लोगों को। ठीक है, तो रूरल लोगों के साथ ये काम करता है ताकि फूड सिक्योरिटी को भी एनहांस करा जा सके। तो यहाँ पे 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक तो फूड सिक्योरिटी का इशू, दूसरी बात है न्यूट्रिशन को इंप्रूव करना, और तीसरा है रूरल इनकम्स को एनहांस करना। तो ये 3 बातें जो है आपको याद रहें IFAD के संबंध में। नाउ हाउ टू ट्रांसफॉर्म फूड सिस्टम्स, अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ टू ट्रांसफॉर्म फूड सिस्टम्स, तो विद इन दी आर्टिकल एक क्वेश्चन बन गया। ठीक है, इसके यहाँ पे आपके सामने जो 6 पॉइंट्स हैं आपको याद रहें, क्विक पॉइंटर्स हैं कि पहली बात तो है कि रिजिलियंट और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को हम प्रैक्टिस करें विद अ फोकस ऑन इक्विटी। उसके बाद इंसेंटिवाइजिंग द प्रोटेक्शन ऑफ द कॉमन्स। तीसरी बात यहां पे आती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को एनहांस करना। 2 चैलेंजेस हैं, एक तो है कि आने वाले समय में लोगों के पास खाना हो खाने के लिए, दूसरी बात है कि खाना हो भी तो न्यूट्रिशियस खाना हो खाने के लिए। ठीक है, नॉन डिस्टॉर्शनरी इनकम सपोर्ट की यहां पे बात आ रही है। तो देखिए, अब हम बार बार डिस्कस करते हैं ना कि अननेसेसरली आप क्यों इतनी ज्यादा MSP बढ़ा रहे हैं वीट और राइस के लिए, है ना। इसके चलते हम ज्यादा प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर नहीं फॉलो कर रहे हैं, इसके चलते बहुत ज्यादा वातावरण को भी हार्म हो रहा है। तो इस तरह के हम इनकम सपोर्ट प्राइसेस ना हम रखें, खास करके ऐसे क्रॉप्स के लिए जो कि बहुत ज्यादा हाई मेंटेनेंस क्रॉप्स है, जो कि बहुत ज्यादा वाटर इंटेंसिव है, या जिनका जो प्रभाव है, इंपैक्ट है वातावरण पे बहुत ज्यादा हो। न्यूट्रिशियस नेटिव फूड्स को हम ग्रो करें जो कि इजिली अवेलेबल हैं, जिसके लिए ज्यादा इनपुट्स की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, जैसे मिलेट्स की बात आ जाती है। तो ये कुछ बातें हैं जो कि यहाँ पे सजेस्ट करी गई हैं एज फार एज हाउ टू ट्रांसफॉर्म फूड सिस्टम्स। यानी कि अगर आपके पास ज्यादा फंड्स नहीं भी हैं, ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं भी है, तो कैसे आप इजीली कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से फूड सिस्टम्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ये बात यहां पे डिस्कस करी गई है। चलिए दोस्तों, अगला आर्टिकल यहां पे डिस्कस करेंगे, अंडरस्टैंडिंग द ग्लोबल हंगर इंडेक्स। नाउ अब यहां पे बात करते हैं रॉन्ग नंबर। तो यहां पे देखिए दोस्तों, यहां पे दूसरी बार हुआ है 2 सालों में कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने सैटरडे को कहा कि भी ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट है गलत है। 107 नंबर पे आपने हमको रैंक दिया है, पिछले साल 101 नंबर पे था, हमारा स्कोर 29 है आउट ऑफ 100। 0 का मतलब नो हंगर। सोचने वाली बात है कि क्या हमारा रैंक श्रीलंका से, म्यांमार से भी पीछे होना चाहिए। श्रीलंका में तो देखिए अभी कितना सिवियर इकोनॉमिक क्राइसिस है, वहाँ पे तो 75% ऑफ द पॉपुलेशन के पास दिन में 2 वक्त की रोटी नहीं है खाने के लिए। तो हमारा क्या इतना रैंक पीछे जस्टिफाइड है कि नहीं? ऑल्दो डेफिनेटली हमारे यहाँ पे मैल नरिशमेंट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अनीमिया को लेकर बहुत बार हमने बात करी है, अनीमिक वुमेन हो, अनीमिक बच्चे हो, चाइल्ड स्टंटिंग है, चाइल्ड वेस्टिंग है। लेकिन यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का कहना है कि जानबूझ के जो वेस्टर्न एजेंसीज हैं वो हमको एक बुरी लाइट में रखती हैं। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपने एक छोटा सा होमवर्क है, आपने ये बताना है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट कौन रिलीज करता है। बहुत बार हमने पहले भी बात करी है, ठीक है, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। तो क्या है जी GHI? तो इसका गोल क्या है GHI का? प्राइमरी गोल है कि भी जो UN का जो यूनाइटेड नेशंस हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं टुवर्ड्स 2030, उसमें जो SDG 2 है उसमें क्या बात की जाती है? जीरो हंगर, यानी कि इराडिकेटिंग हंगर बाय 2030। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ये सालाना रिपोर्ट निकाली जाती है, पीयर रिव्यूड एनुअल रिपोर्ट है। ठीक है, और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू देम The report attempts to raise awareness and understanding about the struggle against hunger। तो यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो रिपोर्ट रिलीज करते हैं उस एजेंसी का ये कहना है कि हमारा ऑब्जेक्टिव किसी भी सरकार को बुरी लाइट में रखना नहीं है, हमारा तो मेन एम ये है कि कैसे हम पब्लिकली मोबिलाइज कर सके ओपिनियन कि भी कितनी बुरी बात है कि कितने सारे लोग भूखे मर रहे हैं और कितनी सीरियस प्रॉब्लम है मैल नरिशमेंट की। ये इनका कहना है, ये इनका लक्ष्य। आपको ये बात याद रहे कि SDG क्या है? जीरो हंगर, अचीविंग जीरो हंगर, यानी कि इराडिकेटिंग हंगर बाय 2030। और इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए ये रिपोर्ट बनाई जाती है, ये बात आपको याद रहे। नाउ हाउ इज द GHI कंप्यूटेड? तो यहाँ पे 4 पैरामीटर्स आते हैं GHI को कंप्यूट करने के लिए। एक तो अंडर नरिशमेंट आता है, ठीक है, एक तो चाइल्ड स्टंटिंग, यानी कि बच्चों की हाइट उनकी एज के हिसाब से कम है, छोटी है। चाइल्ड वेस्टिंग, यानी कि बच्चों की जो हाइट है वो ज़्यादा है लेकिन वेट उनका कम है एज के हिसाब से। और चाइल्ड मोर्टालिटी, इन्फेंट मोर्टालिटी नहीं, चाइल्ड मोर्टालिटी, यानी कि डेथ ऑफ चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 5 years ऑफ एज।
अब अंडर नरिशमेंट एज पर दी ऑथर्स जिन्होंने रिपोर्ट निकाली उनके हिसाब से डेफिनेटली अंडर जो नरिशमेंट है ये एक बहुत मेजर इशू है, बहुत मेजर एक ऑब्जेक्टिव है, और ये बेसिस प्रोवाइड करता है टू मेजर दी इनएडिक्वेट एक्सेस टू फूड। ठीक है जी। फिर चाइल्ड स्टंटिंग और मोर्टालिटी की बात करें तो ये बच्चों की वल्नरेबिलिटी के बारे में प्रोवाइड, बच्चों की कितनी वल्नरेबिलिटी है एज फार एज देयर एक्सेसिबिलिटी टू न्यूट्रिशनल फूड इज कंसर्न। बिकॉज देखिए बहुत बार हम बात करते हैं कि छोटी उम्र में ही बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट वाली एज होती है। अब उनकी, अगर हम बार बार बात कहते हैं कि वी हैव अ यंग नेशन, तो अगर हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड में इन्वेस्ट करेंगे, चाहे वो उनकी एजुकेशन है, चाहे वो हेल्थ है, या चाहे वो न्यूट्रिशियस फूड है, तो ही जाके आगे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड को हार्नेस कर पाएंगे, टैप कर पाएंगे। तो बच्चों की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो तो इसी एज में शुरू होती है, 2-3 साल की उम्र में शुरू होती है। लेकिन अगर वो पौष्टिक खाना नहीं खाएंगे और अगर उनकी हाइट भी नहीं निकलेगी तो डेफिनेटली उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। तो इस एज में 5 साल से जो कम की उम्र होती है उस एज में बच्चों के न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट को एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्रिटिसिज्म क्या आया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से, तो मिनिस्ट्री ने बोला कि देखिए ये जो रिपोर्ट है ना, ये इंडिया की जो रैंक है बेस्ड ऑन द एस्टिमेट्स ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन उस पर निर्धारित है। अब हमारी मिनिस्ट्री का ये कहना है कि जो आपको जो बात समझनी है मतलब लेमैन टर्म्स में, कि जो प्रोपोर्शन ऑफ अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन है, जो सैंपल साइज है ना, ये सेम सैंपल साइज यूएस की, ये जो यूएन की जो एजेंसी है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे यूएस लिखा गया है, वो भी इस सैंपल साइज को यूज करती है फॉर प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट ऑफ फूड इनसिक्योरिटी एक्सपीरियंस स्केल। अब ये जो सैंपल साइज है ना, जिसके चलते ये प्रोपोर्शन ऑफ अंडर नरिश्ड लोगों का जो एस्टिमेट निकाला गया है, वो सैंपल साइज बहुत कम है। सैंपल साइज सिर्फ 3000 लोगों का है। मिनिस्ट्री का ये कहना है कि 3000 लोगों से आप कुछ 7 या 8 सवाल पूछ रहे हैं और उस आधार पे आप यहाँ पे हमारा रैंक निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत ही कम है। हमारी आबादी कितनी ज़्यादा है, 150 करोड़ की हमारी आबादी है। चलो 140 करोड़ की आबादी हो, लेकिन 140 करोड़ में से आप 3,3500 लोगों को सर्वे करके रिपोर्ट निकाल रहे हैं, ये बात कुछ एड अप नहीं कर रही है। तो जीएचआई ने क्लैरिफाई क्या किया, जीएचआई ने बोला दैट देखो हमारी जो वेबसाइट है वो इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड कर रही है ऑन द पॉइंट्स रेज्ड बाय द गवर्नमेंट। तो जीएचआई ने ये एक्सप्लेन करा कि जो एफएओ है, एफएओ यानी कि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ये रिपोर्ट तैयार करती है फूड इनसिक्योरिटी एक्सपीरियंस स्केल, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे प्रेवलेंस ऑफ अंडर नरिशमेंट और प्रेवलेंस ऑफ मॉडरेट और सिवियर फूड इनसिक्योरिटी, ये दोनों इंडिकेटर्स लिए जाते हैं। लेकिन ग्लोबल हंगर इंडेक्स किस इंडिकेटर को मेजर कर रही है? जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है दैट इज मेजरिंग ओनली द इंडिकेटर ऑफ प्रेवलेंस ऑफ अंडर नरिश्ड पीपल, नॉट द प्रेवलेंस ऑफ द मॉडरेट और सिवियर फूड इनसिक्योरिटी। तो ये कुछ बातें यहाँ पे इस आर्टिकल में डिस्कस करी गई हैं। अब यहाँ पे फूड बैलेंस शीट की बात करते हैं। तो फूड बैलेंस शीट क्या है? फूड बैलेंस शीट ना आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर प्रोवाइड करती है कि चाहे क्राइसिस हैं, चाहे कोई भी कंट्री किसी पर्टिकुलर क्राइसिस से गुजर रही है, फाइनेंशियल क्राइसिस हो, पैंडेमिक हो, पैटर्न क्या है, यानी कि इन प्रोपोर्शन टू सप्लाई एंड डिमांड, कि कितना अनाज है एक देश के पास सप्लाई करने के लिए, और वो भी एक स्पेसिफिक रेफरेंस पीरियड के लिए, और क्या वो जो सप्लाई है वो लोगों की डिमांड से मीट हो रही है कि नहीं हो रही है। ये फूड बैलेंस शीट के यहाँ पे इसकी बात करी गई है। चलिए दोस्तों, अगला जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, तो ये जो इशू है द बिगर पिक्चर ऑफ इंटरमीडिएशन एंड फाइनेंशियल क्राइसिस, यहाँ पे बैंक्स के रोल के बारे में बात करी जा रही। तो ये 2 आर्टिकल से मैं शेयर कर रहा हूँ, एक तो ये जो हिंदू में आर्टिकल आया है और एक हिंदू एक्सप्लेन्स में इसको लेकर एक आर्टिकल आया था। किस कंटेक्स्ट में बात हो रही है? तो अभी नोबेल प्राइज की हम बात करें तो अक्टूबर 10 को क्या हुआ था, नोबेल प्राइज मिला था फॉर्मर यूएस फेडरल जो रिजर्व चेयरपर्सन है बेन बर्नांके। तो ये बेन बर्नांके जो थे ये यूएस के सेंट्रल बैंक के गवर्नर भी थे बिटवीन द पीरियड ऑफ 2008 टू 2014, जब अमेरिका में जब दुनिया भर में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। ठीक है, और साथ में डगलस डायमंड और फिलिप डायबिक। ठीक है, तो ये जो दोनों हैं ये येल यूनिवर्सिटी में से हैं, जो बेन बर्नांके हैं ये MIT में से, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में से हैं। तो तीनों इकोनॉमिस्ट को जॉइंटली बिस्टो करा गया द ऑनर ऑफ द फाइनल सेट ऑफ नोबेल लॉरियट्स व्हिच वाज अनाउंस्ड दिस ईयर। ठीक है, अब इनको किस बात के लिए नोबेल प्राइज मिला इकोनॉमिक्स में? इनको मिला है फॉर देयर रिसर्च ऑन बैंक्स एंड फाइनेंशियल क्राइसिस। तो उन्होंने क्या किया, इनकी ना 40 साल से ज़्यादा की रिसर्च रही है इस पर्टिकुलर फील्ड में, कि देखिए चाहे वो हम ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की बात करें 2008 में जो हुआ था, चाहे वो अभी की बात करें जो अभी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, या वो हम ग्रेट डिप्रेशन की बात करें 1929-30 की हम बात करें, उसको स्टडी करा गया था कि बैंक्स का रोल कैसे इवॉल्व करा गया है, हर एक क्राइसिस में बैंक्स की क्या इंपॉर्टेंट भूमिका रही है। और ये जो रिसर्च इसके ऊपर कर रहे हैं, रिसर्च ऑन बैंक्स एंड फाइनेंशियल क्राइसिस, इस रिसर्च को करते को भी 40 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। ऑब्जेक्टिव क्या था इस रिसर्च का? ऑब्जेक्टिव था
एम्फोसाइज करने का कि बैंक्स की क्या वाइटलिटी है किसी भी इकोनॉमी के लिए, कि इकोनॉमी जो है वो स्मूथली फंक्शन करे। तो देखिए बहुत सारे लोग हैं बैंक्स में पैसा जमा करते हैं, वो तो है नहीं कि आपने अलमारी में अपने पैसे डाले हैं। देखिए अक्सर बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि बैंक्स में आपको जमा करने से क्या मिलने वाला है, 3, 3.5, 4% मिलेगा तो आप स्टॉक मार्केट में लगाइए, यहाँ लगाइए। लेकिन जहाँ पे भी आप पैसे लगा रहे हैं, बैंक्स एक इंटरमीडियरीज हैं, एक साधन है जहाँ पे आप अपने पैसे अपने पार्क करते हैं, अपने फंड्स पार्क करते हैं। आपका सेविंग्स अकाउंट हो, आपका सैलरी अकाउंट हो, वट एवर दैट माइट बी। तो अगर क्राइसिस होगा तो डेफिनेटली उसका इंपैक्ट इकोनॉमी पे भी होगा, बैंकिंग सेक्टर पे भी होगा। ठीक है, कैसे बैंक्स को रोबस्ट बनाया जा सकता है अमिड्स द क्राइसिस पीरियड्स, है ना। अब जैसे आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने बात भी करी थी कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, अभी बात चलती कि जी बैंक्स को प्राइवेटाइज कर दो। लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तो द नेचर ऑफ द बैंकिंग इन आवर कंट्री विच इज पब्लिक सेक्टर, उसको प्रेज करा गया था कि भी यहाँ पे इतने मैसिव स्केल में क्राइसिस नहीं आएगा, बिकॉज मोस्टली यहाँ पे जो बैंक्स हैं हमारे पब्लिक सेक्टर वाले हैं। ठीक है, बिकॉज अभी बात करी जाती है ना कि प्राइवेट सेक्टर जो बैंक्स हैं उस पर ज़्यादा गवर्नेंस है, ज़्यादा अच्छी गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ज़्यादा अच्छे गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स नहीं है। तो बट चलो बैंक्स पब्लिक हो प्राइवेट हो, लेकिन क्राइसिस के टाइम कैसे उनको रिवर्स बनाया जा सकता है। ठीक है, और कैसे अगर बैंक्स कोलैप्स करते हैं तो उसका क्या भारी इंपैक्ट होगा, जब ऑलरेडी एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है तो उसका लोगों के ऊपर क्या भारी इंपैक्ट होगा। तो ये इस रिसर्च के 3 मेजर ऑब्जेक्टिव थे। अब बेन बर्नांके की बात करें, अब ये मैंने 2008 से 2014 के बीच में कहा था, 2006 से 2014 के बीच में ये गवर्नर थे अमेरिका के सेंट्रल बैंक में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। अब इन्होंने ग्रेट डिप्रेशन के बारे में बात करी, ग्रेट डिप्रेशन ऑफ द 1930s। अब उसका इंपैक्ट केवल यूएस तक नहीं था, उसका इंपैक्ट बहुत सारी और इकोनॉमीज के ऊपर भी था, हालांकि तब हम एक ग्लोबलाइज्ड एरा में नहीं रह रहे थे। ठीक है, अब यहां पे जो नुकसान किसको होता है, नुकसान जब भी बैंकिंग क्राइसिस आता है तो 2 तरह के लोगों को नुकसान होता है। एक तो जाहिर सी बात है जिन लोगों ने पैसा अपना डाला हुआ है बैंक्स में उनको नुकसान होगा, जो डिपॉजिटर्स हैं, और दूसरे यानी कि जो बैंक्स में से लोन लेते हैं उनको नुकसान होगा। अब बैंक्स के पास जो पैसे पड़े हैं वो वैसे तो नहीं वहां पे पड़े हुए, बैंक्स वो पैसा जो आप जमा कराते हैं, सेविंग्स अकाउंट हो आपका हो, आपके ग्रैंड पेरेंट्स का हो, आपके पेरेंट्स का हो। अब आपने जब भी पैसे निकालने हैं, लेट्स से आज मैं बैंक जाता हूं तो मेरे को 500 रुपए निकालने हैं, तो मेरे को 500 रुपए बैंक देगा क्योंकि मेरे को चाहिए वो। लेकिन अब बैंक्स हमारे पैसे का क्या कर रहे हैं, बैंक्स हमारे पैसे को आगे कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि बैंक्स के लिए लायबिलिटी वाली बात क्या बनती है कि भी मैंने 500 रुपए मांगने हैं बैंक से जाके, तो बैंक की लायबिलिटी मेरे को 500 रुपए देने हैं। लेकिन बैंक मेरे ही 500 रुपए कहीं और भी इन्वेस्ट कर रहा है, वो उसका असेट बन रहा है, किसी बिजनेस फर्म को वो लोन दे रहा हो, कार लोन्स हो, कंज्यूमर लोन्स हो, व्हाटएवर काइंड ऑफ क्रेडिट द बैंक्स इज गिविंग, वो पैसा बैंक कहां से दे रहा है, वो हमारे पैसों में से दे रहा है, क्योंकि बैंक्स ने मुनाफा कमा के लोग आगे, अगर हमको हमारी जो सेविंग्स अकाउंट पे 3.5 या 4% मिलता है इंटरेस्ट, तो बैंक्स वो कैसे पैसा जनरेट कर रहे हैं, आगे पैसा लेंड करके कर रहे हैं। तो यानी कि 2 तरह के लोगों को इंपैक्ट होगा जब बैंकिंग क्राइसिस आएगा, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा। एक तो हमारे से लोगों को जो डिपॉजिटर्स हैं, और दूसरा जो बोरोवर्स हैं। Now borrowers could be big business firms, could be small business firms, could be people like the both of us as well, जो हम क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं। ठीक है, अब जो डिपॉजिटर्स हैं वो तो चाहेंगे भी कभी भी हम अपने सेविंग्स को एक्सेस कर सकें, भी हमारे खून पसीने की कमाई है, हमको चाहे 500 चाहिए हो, चाहे हमको 50,000 चाहिए हो, हम कभी भी जाके बैंक में अपने पैसे निकाल सकते हैं, एटीएम कार्ड के जरिए हो, चेकबुक के जरिए हो। लेकिन बैंक्स पैसों को आइडल तो नहीं रखते ना, मूव करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, ताकि कैसे वो प्रॉफिटेबल हो सके। और लेकिन यहां पे बात आती है कि अगर कोई क्राइसिस आता है, कोई ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, तो बैंक्स के जो असेट लायबिलिटी प्रोफाइल है वो कैसे मिसमैच होगा। असेट की बात जब आती है, तो मैं फिर से रिपीट करता हूं, तो अगर मैं बैंक हूं और मैंने पैसे लेंड किए हैं किसी बोरोवर को, आगे जाके वो किसी पर्टिकुलर चीज में इन्वेस्ट करेगा, तो वो मेरे लिए असेट की बात है। मेरे लिए लायबिलिटी की बात क्या है, लायबिलिटी की बात है अगर मेरे कस्टमर्स मेरे पास आके मुझसे पैसे मांग रहे हैं कि मेरे को 1000 रुपये चाहिए, कोई कहता है मेरे को 10,000 चाहिए, कोई कहता है मेरे को 20,000 चाहिए, तो वो मेरी लायबिलिटी है। क्राइसिस के दौरान बैंक्स कैसे इस बैलेंस को मेंटेन कर पाएंगे बिटवीन द एसेट एंड बिटवीन द लायबिलिटी। बिकॉज देखिए अगर ऐसी कोई न्यूज आती है कि जी बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस है, बैंक्स डूब गए हैं, तो लोग तो जाएंगे ना अपने पैसे को निकालने के लिए। अब आपके बैंक अकाउंट में 10 लाख हो, 1 करोड़ हो या 10,000 रुपये हो, आप अपने पैसे निकालने तो जाएंगे ना कि भाई अब क्राइसिस होने वाला है, बैंक्स डूब रहे हैं। अगर ऐसी न्यूज़ आती है हमारे सामने कि बैंक्स डूब चुके हैं तो अपने पैसे निकालो, तो लोग तो भागेंगे बैंक्स अपने पैसे निकालने के लिए। अब जो फर्म्स बोरो करते हैं बैंक्स में से पैसे, वो क्या करते हैं, वो प्रेफर करते हैं कि लोन्स हम ले रहे हैं लेकिन मतलब लॉन्गर मेच्योरिटी पीरियड, यानी कि देखिए कि हमको अभी जो लोन आपसे लिया है, हमने ये नहीं कि आपको अभी लाइक क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट अगले महीने वापस करना है, वो पैसा हम आपको 10 साल बाद देंगे, 15 साल बाद देंगे। बिकॉज देखिए अब जो बड़े बिजनेस फर्म्स हैं, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की हम बात करें, अब जो पैसा वो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका जो गेस्टेशन पीरियड है काफ़ी लंबा रहता है। तो डेफिनेटली जिस पर्पस के लिए वो पैसे बोरो कर रहे हैं, जब तक वो पर्पस प्रॉफिटेबल नहीं होता, तब तक वो लोन को प्रिंसिपल अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट कैसे बैंक्स को वापस कर पाएंगे। ठीक है, तो अब ऑब्वियसली
लेकिन बैंक्स को दोनों ही बातों का खास ख्याल रखना है। अब देखिए, बढ़ते एनपीएस की भी हमने कुछ दिन पहले बात करी थी। अब हो सकता है कि बैंक ने 2000 करोड़ का लोन दिया हो किसी उद्योगपति को, वो प्रोजेक्ट डूब गया हो, अब वो 2000 करोड़ भी नहीं बैंक के पास आ रहे हैं, तो बैंक के पास तो फिर प्रॉब्लम है ना, बैंक कैसे पैसे देगा कस्टमर्स को। लेकिन बैंक को खास ख्याल रखना है, यानी कि बैंक्स का जो पोजिशन है, बैंक्स जो भी हो, पब्लिक हो या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोनॉमी में, और उनको डिपॉजिटर्स का और क्रेडिट टेकर्स दोनों का ही ध्यान रखना होता है। तो जो लाइबिलिटी होती है वो क्या होती है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है कि भाई चलो हमको अपने कस्टमर्स को पैसे देने हैं। और अगर हम बात करें, अगर हम लॉन्ग टर्म लेंडिंग की बात करें, तो वो क्या है, वो बैंक्स के लिए असेट वाली बात आ जाती है। नाउ अब अंडर ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस, ऐसा तो देखिए रोज तो नहीं होगा कि भाई किसी बैंक ब्रांच के बाहर पूरा शहर आया हुआ है कि जी हमने, मान लीजिए कि आपका अकाउंट लेट्स से कैनरा बैंक में है, तो ऐसा रोज रोज देखने को तो नहीं होता ना कि कैनरा बैंक के बाहर लाखों में लाइन लगी हुई है कि जी हमने अपने सारे के सारे पैसे आज ही मंगाने हैं, आज ही हमने विड्रॉ करने हैं। तो डे टू डे ऑपरेशन के लिए बैंक्स के ऊपर कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होता, चाहे सरकारी बैंक है चाहे प्राइवेट बैंक है, कि इस मिसमैच को कंटेन करने का या असेट या लायबिलिटीज के बीच में एक बैलेंस बनाने का। ऑन अ गिवन डे ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिटर्स, उनको ऐसी कोई इमरजेंसी है, कोई घर में कोई हेल्थ क्राइसिस हो गया है, कोई कुछ आपने कुछ सामान लेना है, कुछ जो भी वट एवर द थिंग इज, कुछ फेस्टिवल सीजन है कि आपको पैसे विड्रॉ करने अपने अकाउंट में से, तो वो क्राइसिस के दौरान होता है जब आपको इमरजेंसी पड़ती है फंड्स को विड्रॉ करने के लिए। अदरवाइज ऐसा डेली बेसिस पे नहीं होता कि बैंक्स को ये असेट और लायबिलिटी के बीच में एक बैलेंस बना के रखना पड़े। तो सोल्यूशन क्या है, तो सिंपल सी बात यहां पे आती है दोस्तों, सोल्यूशन है डिपॉजिट इंश्योरेंस की। ठीक है, तो डिपॉजिट इंश्योरेंस, अब यानी कि अगर बैंक डूबता भी है, अगर कोई ऐसी बात आती है कि बैंक्स डूब रहे हैं, बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा है, बैंकिंग क्राइसिस हो रहा है, तो लोगों का जो पैसा है वो तो सेफ रहे, तो यहां पे डिपॉजिट इंश्योरेंस की बात आती है। ठीक है, यहां पे इस आर्टिकल में ये बात करी गई है, ये स्टडी रेलेवेंट क्यों है, यहां पे भी नोबेल प्राइज क्यों दिया गया है इन 3 लोगों को, बिकॉज देखिए आईएमएफ ने वार्न करा है कि देखिए अभी पैंडेमिक से अभी हम बाहर निकले हैं, अभी रशिया यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, रिसेशनरी कंडीशंस हैं, यूरोप में बहुत भयंकर तरीके से इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, अभी यूके के प्रधानमंत्री ने यूके के फाइनेंस मिनिस्टर को भी निकाल दिया, रिसेशनरी कंडीशंस हैं बहुत सारी कंट्रीज में, यूरोप में लड़ाई खत्म होने का नाम ले नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं ये रिमाइंडर है सरकारों के लिए कि अगर कल को जाके फिर से कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, क्योंकि रिसेशनरी ट्रेंड है, तो बैंक्स कहीं कोलैप्स ना कर जाएं। और इसके चलते बहुत जरूरी है कि जो बैंक्स हैं वो इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को, कि यदि अगर बैंक्स डूबते हैं तो लोगों का जो पैसा है वो बिल्कुल कंप्लीटली वेस्ट नहीं जाएगा। कॉशन फॉर इंडिया की यहां पे बात आती है, तो हमारे यहां पे डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी स्कीम है। ठीक है, अब यहां पे कॉशन की बात क्या आती है, बिकॉज हमारे यहां पे डिबेट चल पड़ी कि बैंक्स को प्राइवेटाइज कर दो, कि आज सारे के सारे बैंक्स प्राइवेटाइज कर दो, कि सरकारी बैंक्स बिल्कुल फेलियर है, निकम्मे हैं, वहां पे गवर्नेंस अच्छी नहीं है। अगर आप प्राइवेटाइजेशन का पाथ भी फॉलो करना चाहते हैं तो कॉशियसली फॉलो करिए। बार बार हम बात करते हैं कि देखिए भारत सरकार का ये कहना है कि जितने भी सरकारी बैंक्स हैं ना जो कि प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, उनको मर्ज कर दो, लार्जर एंटिटीज बना दो, ठीक है, सिंगल एंटिटी बना दो। तो लेकिन ये सब कुछ करने के लिए बैंक्स प्राइवेटाइज करने हैं, आपने 2 या 3 बैंक्स को मर्ज करके एक एंटिटी बनाना है। आप यहां पे जो रेलेवेंट रेगुलेटरी और लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है उसको जरूर अपहोल्ड करिए, उसको जरूर फॉलो करिए। देखिए लोगों का कॉन्फिडेंस हमारे बैंकिंग सेक्टर में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, कल को ऐसी कोई बात हो, खुदा ना खास्ता, कि अगर बैंक्स डूब जाते हैं, तो एटलीस्ट डिपॉजिट इंश्योरेंस होना कस्टमर्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डिपॉजिट इंश्योरेंस इन इंडिया की बात करें, थोड़ा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे यहाँ पे डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेट एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है 1961 में, जो कि फुली ओन्ड है बाय आरबीआई। ठीक है, अमाउंट जो है ऑफ द कवरेज ये प्रेजेंटली कितनी है, 5 लाख तक लिमिटेड है। तो इस अमाउंट को एनहांस करा गया था अंडर द बजट 2020। और जो डिपॉजिट इंश्योरेंस है ये मैंडेटरी है फॉर ऑल बैंक्स, तो ये आपको बात याद रहे, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। अब जो डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम है ये कवर करती है ऑल कमर्शियल बैंक्स, चाहे वो लोकल एरिया बैंक्स हैं या रीजनल रूरल बैंक्स हैं, सारे ही स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में। ये ऑल वर्ड को प्लीज आप थोड़ा नोट करिए, बिकॉज ये ऑल ओनली जैसे वर्ड्स अगर हमको प्रीलिम्स में आते हैं तो हम वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए मेंस में तो क्या ना, मेंस में आप ऑल लिखे ओनली लिखे, वहां पे चलो बात चल जाती है। प्रीलिम्स में अगर ऐसा आपको पूछा जाता है तो वहां पे छोटे छोटे वर्ड्स हमारे क्वेश्चंस गलत कर देते हैं। ये भी आपको बात याद रहे, क्योंकि हम डिपॉजिट इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं। जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं पूरे देश भर में, एक्सेप्ट 3 यूटीज ऑफ लक्षद्वीप, चंडीगढ़ एंड दादरा नगर हवेली, ये यानी कि बाकी सब जगहों पे जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो कवर्ड होते हैं अंडर द डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम। लेकिन लक्षद्वीप, चंडीगढ़ और दादरा नगर हवेली में ये कोऑपरेटिव बैंक्स डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम के चलते नहीं कवर्ड होते हैं। क्वेश्चन क्या है आज का, इंडिया नीड्स टू बी गाइडेड बाय साइंटिफिक नॉलेज एंड द स्पिरिट ऑफ इनोवेशन टू प्रोड्यूस एम्पल फूड विच कैन फीड 1/5 ऑफ ग्लोबल ह्यूमैनिटी। क्रिटिकली इवैल्यूएट करिए इसको 250 शब्दों में। 1/5 ऑफ ग्लोबल ह्यूमैनिटी मींस कि हम अपनी बात कर रहे हैं, हमारी कितनी पॉपुलेशन है, वी ऑलमोस्ट 20% ऑफ द ग्लोबल ह्यूमैनिटी।
तो ये क्वेश्चन आपने कहाँ आंसर करना है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप है ट्यूटोरियल्स विद मेंस आंसर राइटिंग, आप इस ग्रुप में अपना आंसर कर सकते हैं, अपना आंसर पोस्ट कर सकते हैं। बेस्ट आंसर आपके साथ शेयर किया जाएगा, टेलीग्राम के ग्रुप में पिन करा जाएगा और साथ के साथ मॉडल आंसर भी शाम को 6 बजे पिन करा जाता है। अब अगर आप टेलीग्राम चैनल का एक्सेस चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिंक में आप जाइए, डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको ये लिंक दिखाई देगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के टुवर्ड्स रीडायरेक्ट करा जाएगा। और दोस्तों यदि नहीं करा जाता तो आप हमारे इस नंबर पे 6280133177 इस नंबर पे भी हमको रीच आउट कर सकते हैं। यू कैन ड्रॉप अस अ टेक्स्ट सेइंग दैट यू वांट टू गेट एडेड टू दिस टेलीग्राम ग्रुप और हमारी टीम के द्वारा आपको ऐड किया जाएगा। सो प्लीज़ यहाँ पे इस ग्रुप में मैंने कल भी एक मैसेज रात को डाला था कि इस ग्रुप में किसी तरह का कोई वो फ्लो चार्ट वाला स्पैमिंग मैसेजेस मत करिए, इस ग्रुप में किसी तरह की स्पेकुलेशन या गॉसिप्स वगैरह मत करिए। कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए ग्रुप बनाया गया है, इस ग्रुप का हम मैक्सिमम फायदा उठा सके। एक फ्री इनिशिएटिव है जहाँ पे रोज आप अपना आंसर पोस्ट करते हैं और इसके साथ आपको मॉडल आंसर भी प्रोवाइडेड रहता है। चलिए दोस्तों, एज फार एज द बेस्ट आंसर इज कंसर्न तो इस बार का किसी का बेस्ट आंसर नहीं लगा। एक बार प्लीज मॉडल आंसर को पढ़िएगा, शायद क्वेश्चन की डिमांड क्या है आप में से काफी बच्चे नहीं समझ पाए हैं, तो इस करके मनमीत मैम का यही कहना था। तो एक बार मॉडल आंसर पिन करेंगे, उसको आप पढ़ना है, देन अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है। ठीक है, कि फ्रेटर्निटी और इंडिविजुअल रिलीजियस फ्रीडम्स के बीच में कैसे बैलेंस बनाया जा सकता है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है। ट्राई टू रीड द मॉडल आंसर एंड देन यू कैन राइट द आंसर अगेन। नाउ जस्ट बिफोर आई लीव, मैं आपको यही बताना चाहता हूं दोस्तों कि आप अपनी तैयारी तो अच्छी तरह से कर ही रहे होंगे, लेकिन यदि आपको लगता है कि कुछ ऐसे इंडिविजुअल सब्जेक्ट कोर्सेज हैं जिसकी आपको कोचिंग की रिक्वायरमेंट है, तो चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, सोशल इशूज़ हैं, पॉलिटी हो, वट एवर दैट माइट बी, हर किसी का कोई ना कोई वीक सब्जेक्ट होता है। एक सब्जेक्ट हो सकता है, 2 सब्जेक्ट हो सकते हैं, तो आप चाहें तो अपना बंडल ऑफ कोर्सेज भी बना सकते हैं। आपने इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे के बीच में कॉल कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं और इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो अभी किसी भी कोर्स में आप अवेल करेंगे, किसी भी सब्जेक्ट कोर्स को आप अवेल करेंगे, आपको 33% ऑफ मिलेगा, बिकॉज दिस अ कूपन कोड प्रीलिम्स 2023, इसके चलते आपको यहाँ पे ऑफ मिलेगा। चलिए सो दोस्तों, मिलेंगे हम कल और चर्चा के साथ। आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।